डेजिग मैंने कहा था डेजिग्नेशन के हिसाब से, ये जो डेजिग्नेशंस हैं इसके हिसाब से ऑटोमेटिकली जो मेरे रेट हैं वो चेंज हो जाए। जैसे मैनेजर है तो उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो 17% के रेट पे चला जाए, मेडिकल उसका जो है वो 40, एक ही फॉर्मूले से। ठीक है। मैंने ये भी मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे हम लिस्ट लेकर आ सकते हैं इस तरह की, और उसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सारा डेटा चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ये जो डेटा है मेरा मंथली अटेंडेंस का ये चेंज हो रहा है, क्योंकि ये मैंने रैंडम बिटवीन के फंक्शन से जो है वो लिया हुआ है। तो ये हर दफ़ा जब भी मेरा फॉर्मूला अपडेट होगा ये चेंज हो जाएगा, जब भी मेरी शीट अपडेट होगी ये चेंज हो जाएगा। बट मैं ये चाह रहा था कि डेजिग्नेशन उसकी जो भी हो, बेसिक सैलरी उसकी जो भी हो, डेजिग्नेशन के हिसाब से उसके अलाउंसेस जो है वो तीनों अलाउंस ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएं बेस्ड ऑन डेजिग्नेशन, और ये जो यहाँ पे जो चार्ट बनाया हुआ है इसके हिसाब से। ठीक है। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं कि ये काम किस तरह से होगा, कैसे हम इसको कर सकते हैं। हमने एक फंक्शन पढ़ा था वी लुकअप का, हम उसके थ्रू भी इसको काम कर सकते हैं। ठीक है। तो जल्दी से हम एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट कॉलम है इसको हम असाइन कर देते हैं, इसकी जो सॉर्टिंग है वो असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आ जाते हैं। ठीक है। ये जो डेजिग्नेशंस हमारी लिखी हुई हैं, जो पोस्ट हमारी लिखी हुई है, मैनेजर, सीनियर डेवलपर, जूनियर डेवलपर, डिज़ाइनर, इंटर्न, स्टाफ, इसको हमने करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ए टू जेड पे सॉर्ट कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो मेरी डेजिग्नेशन है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। डी सबसे ऊपर आ रहा है, उसके बाद आई, जे, एम, फिर एस, क्योंकि एस आर पहले आता है और एस टी बाद में, तो इसलिए ये इस तरह से इस सीक्वेंस में आ गया। ठीक है। जब भी हम अपना जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं वी लुकअप का, तो हमें सबसे पहले जो है वो फर्स्ट कॉलम अपना देखना होता है, क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर है तभी हम वी लुकअप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम वी लुकअप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। हमने अपना फर्स्ट कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में रखा। ठीक है। और आ जाते हैं हम यहाँ पे डेजिग्नेशंस पे। अब किसी की कोई भी डेजिग्नेशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम खाली ऊपर वाले की एक डिज़ाइनर की डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, भले इसकी बेसिक सैलरी कुछ भी हो। हमें अलाउंसेस के रेट्स जो है वो लेने हैं कहाँ से, वो हमें रेट्स लेने हैं इस टेबल से। चाहो तो इस टेबल को एक नाम दे दो, सही है, या नाम ना भी तो आप मैनुअली भी काम कर सकते हो। तो वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है हमने सबसे पहले, लेकिन हमने कैलकुलेट क्या करना है। हमारा जो अलाउंस का फॉर्मूला था वो क्या था, परसेंटेज रेट को हम मल्टीप्लाई करा रहे थे किससे, बेसिक सैलरी से। ठीक है। तो अभी हम जो है वो कैलकुलेट करने के लिए, मतलब जो बेसिक सैलरी है हमारी वो हमारे पास गिवन है, जो D3 में आ रही है, या फर्स्ट अली के केस में D2 में आएगी वो। ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, अब क्योंकि हमें कहीं और से किसी और एरे से जो है वो वैल्यूज लेकर आनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वी लुकअप। तो ये परसेंटेज जो हमने दिया हुआ है 10%, इसकी जगह पे हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है। तो किस तरह से लगेगा फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू आपकी बेसिक सैलरी आ गई मल्टीप्लाई बाय वी लुकअप। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू में क्या आ जाएगा। अब हमारे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में जो ये टेबल बना हुआ है साइड पे, इसमें जो सबसे लेफ्ट कॉलम है वो हमारा डेजिग्नेशन का है, हमारी पोस्ट का है। और पोस्ट हमको कहाँ मिलेगी, पोस्ट हमको मिलेगी पोस्ट के कॉलम में। जैसे अली का हमको पता करना है तो हम अली की जो पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। कॉमा लगाया, कॉमा के बाद ये मुझसे पूछ रहा है टेबल एरे, सही है, लुकअप वैल्यू हमने दे दी। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल का हमने कोई नाम तो डिसाइड किया नहीं है अभी,
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्क्रॉल कर लेंगे और जाके इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया मेरा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पीछे भी आ रहा है, मैं थोड़ा सा और इधर कर लूँ। ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। अब क्योंकि ये सिलेक्शन जब मैं ड्रैग करूं अपडेट ना हो, तो इसको मैंने F4 प्रेस करके लॉक कर दिया। अभी यहाँ पे देखो N2 कॉलन Q8 ये इसकी सिलेक्शन आ रही है। जैसे ही मैं F4 की प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्शन मेरी हो गई फ्रीज, लॉक हो गई डॉलर साइंस के साथ। ठीक है, कॉमा लगाया, कॉमा के बाद जो है अब ये मुझसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम से मुझे डेटा चाहिए। पहले कॉलम में मेरे पास जो डेजिग्नेशंस हैं, जो पोस्ट्स हैं वो मौजूद हैं। मैं यहाँ पे पता कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो बेसिकली कॉलम है उस टेबल में जो साइड पे एरे बनाया हुआ है, इस एरे में ट्रांसपोर्ट मेरे पास सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो यहां से आके मैंने कॉलम 2 सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है, और प्रेस कर दिया एंटर। तो अब देखो, अब कुछ थोड़ी सी जो है ना वो आपको प्रॉब्लम दिखेगी। इसने 35 तो दे दिया, यहाँ पे 35,000 दे दिया, बट एक्चुअल में इसको 35,000 नहीं देना था। ऑब्वियस सी बात है, एक बंदे की बेसिक सैलरी जो है वो 5,000 है, तो उसको अलाउंसेस जो है वो 35,000 के कैसे मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम ये आई है कि ये उस टेबल में से जो वैल्यू लेकर आ रहा है वो है 17। तो इसने 5,000 को मल्टीप्लाई करवा दिया 17 से। अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूं, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूं और कैलकुलेटर इधर ले आऊं और यहाँ पे हम चेक कर लें कि 5,000 मल्टीप्लाई बाय 17, ये तो बन रहा है 85। अच्छा, कुछ गड़बड़ है, अब देखते हैं क्या गड़बड़ आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। डेजिग्नेशन, सॉरी, परसेंटेज का साइन नहीं लगाया है मैंने, बट ये 35 क्यों दे रहा है इसको, फिर 35 नहीं देना चाहिए ना। अच्छा, एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसका डी वैल्यू हटा देते हैं। ये मुझे 7 दे रहा है, 7 क्यों दे रहा है अब वो देखते हैं। ओके, 7 का रेट दिया हुआ मुझे, मुझे लगा 17 का रेट दिया हुआ। 17 का रेट मैंने मैनेजर को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको डिजाइनर की पोस्ट है तो 7 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला वो सही दिखा रहा था। कंट्रोल Z कर दिया मैंने। अगर हम करें इसको 5,000 मल्टीप्लाई बाय 7, तो देखो 35 का रिजल्ट उसने दे दिया। तो वो मुझे एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके दे रहा है, बट मुझे मल्टीप्लाई डायरेक्ट उस वैल्यू से नहीं करवाना, वो मेरा परसेंटेज रेट है। तो यहाँ पे मैं एंड में परसेंटेज का सिंबल लगा दूंगा, सिंपल शिफ्ट 5 से लगता है, तो ये सिंबल मैंने लगा दिया। अब ये मेरे पास इसका जो भी अमाउंट है, जो भी बेसिक सैलरी है उसका 7%, क्योंकि उसकी डेजिग्नेशन के हिसाब से वो डिजाइनर है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसको जो भी बेसिक सैलरी होगी उसका 7% मिलेगा। ठीक है, अगर मैं डेजिग्नेशन इसकी चेंज करूं तो देखो, जैसे मैनेजर लिख दिया तो मैनेजर के हिसाब से 17% पे चले जाएगा वो, तो वो हो गया 850। 5,000 का 17% होता है 850। ठीक है, सेम इसी तरह से हम मेडिकल का और रेंट का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। वहां पे कुछ वैल्यूज जीरो में भी हैं कुछ डेजिग्नेशंस के हिसाब से, तो वो भी कवर अप हो जाएगा उसमें। इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका फॉर्मूला है। हमारा फॉर्मूला है वी लुकअप का, ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू में क्या आएगा, लुकअप वैल्यू में फिर से हम लेंगे डेजिग्नेशन, क्योंकि हमारा जो टेबल एरे बना हुआ है उसमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम में डेजिग्नेशन है हमारे पास। ठीक है, तो हमने डेजिग्नेशन ले लिया है। यहाँ पे इस फील्ड को लॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साथ साथ ड्रैग होगी, साथ साथ चेंज होगी। कॉमा लगाया। सेकंड चीज वो पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल आप सिलेक्ट कर लो। नाम अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है,
अगर उसको आप टेबल एरे को अपने नेम कर दोगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और प्रोफेशनल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने F4 प्रेस करके इस सिलेक्शन को लॉक किया। अच्छा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा सेकंड कॉलम में था, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में तो हमारे पास सिर्फ डिजिग्नेशंस हैं उस टेबल एरे की। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास डेजिग्नेशंस है, सेकंड कॉलम में ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, थर्ड कॉलम में मेडिकल अलाउंस है। तो मैंने कॉमा लगा के 3 लिख दिया, और क्योंकि वो मेरा परसेंटेज रेट है, वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे 3 पे कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि वो परसेंटेज रेट है तो यहाँ पे मैं परसेंटेज का साइन लगा दूंगा, इंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये आ गया परसेंटेज रेट इसकी डेजिग्नेशन के हिसाब से। ठीक है, क्या मैंने 40% दिया हुआ आई थिंक मैनेजर को मेडिकल अलाउंस। तो देखो मैनेजर को मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है 40%। ठीक है, तो वो 40% के हिसाब से उसने मुझे दे दिया 2000। सेम इसी तरह से रेंटल अलाउंस निकालेंगे, इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई कराएंगे किसको, जो भी रेट आपने वहां पे दिया हुआ है। तो रेट देने के लिए मैंने लिखा वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू में मैंने डेजिग्नेशन का फोल्डर ले लिया। ठीक है, ये आ गई मेरी डेजिग्नेशन, कॉमा लगाया, टेबल सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, मैं प्रेफर करता हूँ कीबोर्ड को ज़रा ज़्यादा, क्योंकि काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, F4 प्रेस करके सिलेक्शन लॉक करी, देन यहाँ पे सिलेक्शन लॉक करने के बाद कॉमा लगाया, और अब फर्स्ट डेजिग्नेशन वाला कॉलम आ गया, सेकंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, थर्ड मेडिकल अलाउंस, और ये आ जाएगा फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पे मैंने फोर्थ लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। तो ये मेरे पास इसका भी अलाउंस आ गया। ठीक है, अब चाहूँ तो मैं इसको ड्रैग कर लूँ। अब देखो जैसे ही मैंने ड्रैग किया क्या हुआ, कुछ जगहों पे इसने मुझे एरर शो करना शुरू कर दिया। एरर क्यों शो कर रहा है ये मुझे, एरर इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने उसकी डेजिग्नेशन ही सिलेक्ट नहीं करी कोई। तो वो उस टेबल में क्या चीज ढूंढ के मुझे लाके उसका रेट देगा कि भाई ये रेट है। तो जैसे ही मैं इसकी कोई डेजिग्नेशन सिलेक्ट करूंगा तो ये उसका रेट मुझे ला देगा। अब स्टाफ को मैंने कोई भी अलाउंस नहीं दिया था, 000 था। ऐसी ही जूनियर डेवलपर और सीनियर डेवलपर को रेंटल अलाउंस नहीं दिया था, तो उस पर भी 0 आ गया। सही है, इसी तरह से मैनेजर को सारे अलाउंसेस दिए थे, सब शो कर दिया उसने। और बचा हमारे पास इंटर्न, तो इंटर्न को एक अलाउंस दिया था, बाकी 2 अलाउंस नहीं दिए थे, तो उस पर भी 0 आ गया। ठीक है, भले उसकी सैलरी बेसिक सैलरी जितनी भी हो, अब मिसाल के तौर पे इसकी 50 है और 5000 है, तो मैंने कहा इसकी 50,000 सैलरी है, तो उस हिसाब से रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। 70,000 है, मैंने कहा 70,000 नहीं है, इसकी 10,000 सैलरी है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने कहा 1,000 रुपये सैलरी है, उस हिसाब से रेट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली डेजिग्नेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर स्टाफ है तो स्टाफ का जो रेट मैंने दिया हुआ है, भले उसकी सैलरी जितनी भी हो, रेट वही लगेगा जो उसकी डेजिग्नेशन को असाइन हुआ हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप जो है वो ये काम कर सकते हो, जो है वो हमारा टास्क था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सरमद, आमना, सना? ठीक है, इसको ड्रैग कर लेते हैं, डेजिग्नेशन दे देते हैं। ठीक है, अब ये हो गई। अब इस तरह से काम करने का फायदा क्या है? सही है, ये तो हो गया कि हमने भाई एक दफा फॉर्मूला लगा दिया, हमारी जान छुट गई। लेकिन इस तरह से काम करने का फायदा क्या है? मिसाल के तौर पे नेक्स्ट फिस्कल ईयर में आपका बजट आया, बजट में आपको पता चला कि अब जो है वो आप अलाउंसेस थोड़े से चेंज कर सकते हो। जैसे डिजाइनर को 7% दिया हुआ था पहले, अब डिजाइनर को मैं दे सकता हूँ 8%। तो मैंने अपने इस टेबल में चेंजिंग करनी है,
डेटा पे मेरे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो डिजाइनर कहाँ है, डिजाइनर 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 है ही नहीं कोई डिजाइनर। अच्छा डिजाइनर बना लेते हैं, ठीक है। ये डिजाइनर है हमारा, 50,000 इसकी सैलरी है, 4,000 इसका अलाउंस बन रहा है 8% के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आया, मैंने कहा नहीं 8% नहीं, मैं डिजाइनर को ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा हूँ 10% के हिसाब से। तो देखो 10% के हिसाब से ऑटोमेटिकली 5,000 उसका अलाउंस खुद से क्रिएट हो गया। मुझे सिर्फ वहां पे दूसरे टेबल में जाके सिर्फ रेट्स चेंज करने हैं और बाकी शीट पे जो मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। एक्सेल यूज करने का मेन रीजन यही होता है कि आपको एक काम बार 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 ना करना पड़े। आप सिर्फ कुछ वैल्यूज चेंज करो और पूरी शीट आपकी रेडी हो जाए, ठीक है। आपको बार बार सारा काम करने की जरूरत नहीं है जब आप एक्सेल यूज कर रहे हो। एक्सेल यूज करने का प्रोफेशनल तरीका यही है। मैंने देखा है अक्सर लोगों को, जैसे कुछ सिंपल सी भी कैलकुलेशन करनी होती है ना उनको, तो वो रेफरेंस कॉल नहीं करवाते, वो इस तरह से कर रहे होते 5+5 = 10, ठीक है। यही काम अगर आप रेफरेंस के थ्रू करोगे तो इजी हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और इन दोनों वैल्यूज को ऐड करवाना है, तो वो लोग ऐसे करते हैं कि 5+5 = 10। अब बाद में अगर पता चले कि ये 5 नहीं है ये 3 है, तो फिर उनको रिजल्ट दोबारा से कैलकुलेट करके पूरा फिर से लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यही काम रेफरेंस के थ्रू किया होता तो जैसे ही यहाँ पे वैल्यूज चेंज करते रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता। तो ये काम बेसिकली हमें जो एक्सेल सीखना है, हमें एक्सेल सीखना है इसके लिए क्योंकि हम ऑफिस ऑटोमेशन देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये तो फॉर्मूला हो गया वी लुकअप का। वी लुकअप हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम आपका जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। और बाकी की जो वैल्यूज हैं वो उसके हिसाब से असाइन होती हैं। टेबल को नाम दे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप जो है वो सिलेक्शन फ्रीज करके भी टेबल को फॉर्मूलाज में कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से जैसे वी लुकअप होता है, सेम इसी तरह से एक होता है हमारे पास एच लुकअप। एच लुकअप में क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा ये टेबल है, ये वाला, इसको कॉपी करके मैं न्यू शीट पे ओपन कर लूं, ठीक है। अब ये जो टेबल है हमारा, इसमें हम डेजिग्नेशन के हिसाब से काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये वी लुकअप के हिसाब से बना हुआ है। लेकिन अगर इसको मैं एच लुकअप के हिसाब से बनाना चाहूं तो मेरी जो हेडिंग्स हैं, ये वाली हेडिंग्स जो हैं, ये कुछ इस तरह से आ जाएंगी। पोस्ट, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, रेंटल, ठीक है। और जो मेरी ये फील्ड्स हैं ये इसके आगे आ जाएंगी, जैसे डिजाइनर, इंटर्न, जूनियर डेवलपर, मैनेजर, सीनियर डेवलपर, स्टाफ, ठीक है। और फिर इसी तरह से इनके रेट्स आ जाएंगे, जैसे डिजाइनर 10, 5, 10, 17, 15 और 0। फिर इसी तरह से मेडिकल का 0, 0, 14, 40, 30, 0। इसी तरह से रेंटल का 0, 0, 0, 40, 0, 0, ठीक है। हुआ क्या, जो हमारी रॉस थी वो कॉलम्स बन गए, जो कॉलम्स थे वो रॉस बन गई। बेसिकली ये जो एरे अब हमने बनाया है ये है एच लुकअप का एरे। वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप। वी लुकअप में क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो कि वर्टिकल डेटा होता है आपका, ये वर्टिकल आ रहा है ना डेटा जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, वो वैल्यूज वो इसमें चेक करता है। जो भी वैल्यू, जो भी लुकअप वैल्यू आपने सिलेक्ट करी हुई होती है वो देखता है कहाँ मैच हो रही है। जहां मैच हो रही होती है, जो कॉलम नंबर आप स्पेसिफाई करते हो
जिस टेबल से, ये उस टेबल से उस रो का डेटा उठा के आपको दे देता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एच लुकअप है, ये वर्टिकल लुकअप था। एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप में क्या होता है, आपका जो टॉप रो होती है, सही है, फर्स्ट कॉलम छोड़ के, फर्स्ट कॉलम मोस्टली आपकी हेडिंग्स होती हैं, इनको हम अवॉइड करते हैं। जो टॉप रो होती है इसको असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज चलें, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से करके आएगा ये। तो जैसे हमने ये सॉर्ट किया हुआ था, डिजाइन, इंटर्न और जूनियर डेवलपर, मैनेजर, सीनियर डेवलपर, स्टाफ, इसी ऑर्डर में मैंने इसको लिख लिया। अदरवाइज अगर ऑर्डर नहीं है आप इसको भी सॉर्ट कर सकते हो कॉलम वाइज। ठीक है, सॉर्ट के ऑप्शन से ही जाके। ठीक है, फिर इसमें जो डेटा होता है वो आपके टॉप कॉलम में देखता है, किस कॉलम से डेटा चाहिए आपको, सही है, मतलब कहाँ मैच हो रहा है, और फिर आपको उसको रो नंबर बताना पड़ता है। अगर मैं एच लुकअप का फॉर्मूला लगा के दिखाऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ, लुकअप वैल्यू के लिए मैंने ये फोल्डर ले लिया जिसमें मैंने लिख दिया इंटर्न फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, रेंट, ठीक है, ये तीन मैंने वो बना दिए कि यहाँ पे इंटर्न की ट्रांसपोर्ट का रेट आ जाए, मेडिकल का रेट आ जाए और रेंट का रेट आ जाए, इज इक्वल्स टू एच लुकअप। थोड़ा सा इसको साइड पे कर देता हूं ताकि प्रॉपर नजर आए। ठीक है, क्या करता है, looks for a value in the top row of a table or array of values and return the value in the same column from a row you specify। उसमें क्या होता था, उसमें फर्स्ट कॉलम में चेक करता था वैल्यूज आपकी, इसमें फर्स्ट रो में चेक करता है। अच्छा, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का ऐसा कोई इतना खास इशू नहीं होता, ये खुद से ही वैल्यू मैच करके और उसको रिजल्ट दे देता है, लेकिन ये इतना यूज भी नहीं होता। बहुत कम लोग जो है वो एच लुकअप को यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारा डेटा जो होता है वो वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। लुकअप वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर ली, सही है, लुकअप वैल्यू के बाद लगा हुआ है कॉमा, कॉमा लगाया, टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल एरे मैंने सिलेक्ट कर लिया, पूरा टेबल, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगाया, रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, सही है। अब पहले कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा था तो हमारे पास 4 कॉलम्स थे, अब हमारे पास 4 रोज हैं। अब उसमें से पूछ रहा है ये ट्रांसपोर्ट वाली रो का जो रेट आपको चाहिए वो कौन सा उसका नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट रो तो मेरी ये है जिसमें मेरी डेजिग्नेशन लिखी हुई है। सेकंड रो में मेरे पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है जिसका मुझे डेटा चाहिए। कॉलम ये सिलेक्ट करेगा इंटर्न वाला, और रो इसको मैं बता दूंगा यहाँ पे कि 2, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ये इसने मुझे रेट दे दिया, सही है। ये वैल्यू यहाँ से ली इसने, लुकअप वैल्यू इंटर्न के उससे देखा, मैच किया, यहाँ पर आ रहा है, सही है। फिर रो जो मैंने उसको बताई थी सेकंड, तो उसने सेकंड रो का जो डेटा आ रहा था वो प्रिंट कर दिया। सेम इसी तरह से इज इक्वल्स टू एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में क्या है भाई, लुकअप वैल्यू में मेरे पास जो उसकी डेजिग्नेशन है वो आ गई, कॉमा, टेबल, टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया, टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, कॉमा के बाद अब मेडिकल के लिए कॉलम नंबर 3 लिख दिया, सॉरी रो नंबर 3 उसको बता दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। अब मेडिकल उसका 0 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूं तो वो रेट आ जाएगा। ठीक है, वी लुकअप और एच लुकअप समझ में आया। अब चलते हैं एक नई चीज देखने। नई चीज क्या है, नई चीज है मिसाल के तौर पे
अच्छा, एच लुकअप इतना यूज नहीं होता, एच लुकअप को बहुत कम लोग यूज करते हैं, मैंने बताया, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो डेटा होता है वो वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। तो अब वापस आ जाते हैं वी लुकअप पे। अब मिसाल के तौर पे ये जो मेरा डेटा है फर्स्ट कॉलम का, ये मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ ये इसी ऑर्डर में सॉर्ट रहे जैसा इसका ऑर्डर मैंने डिसाइड किया हुआ था। जैसे मैनेजर आया, मैनेजर के बाद इंटर्न आया, फिर सॉरी मैनेजर आया, मैनेजर के बाद सीनियर डेवलपर, जूनियर मैनेजर के बाद डिज़ाइनर, डिज़ाइनर के बाद सीनियर डेवलपर, जूनियर डेवलपर, फिर इंटर्न और फिर स्टाफ। ठीक है, तो मैं चाह रहा था ये इसी ऑर्डर में रहे, इसी तरह से रहे, बट ये थोड़ा सा जो है वो ऑर्डर मुझे इसका चेंज करना पड़ गया। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ ये सेम उसी ऑर्डर में रहे, बट इसको जो है वो मैं कॉल करवा सकूं वी लुकअप में। तो वी लुकअप का तो हमें पता है, वी लुकअप की पहली शर्त जो होती है वो यही होती है कि आपका लेफ्ट कॉलम, ये रहा, मेरे पीछे आ गया, एक मिनट रुको, बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर, ये इसकी शर्त होती है। सही है, तो ये चीज तो हमने लाजमी करनी ही करनी है। ठीक है, लेकिन मैं इसको परफॉर्म नहीं करना चाहता, तो हम एक थोड़ी सी जो है ना वो चीटिंग करते हैं इसके साथ। हम क्या चीटिंग करते हैं, हम इसके स्टार्टिंग में, इस टेबल के स्टार्टिंग में एक कॉलम और ले लेते हैं सीरियल नंबर्स का, और यहाँ पे सीरियल नंबर हम असेंडिंग ऑर्डर में दे देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी डेटा को हम वैसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम रैंडम डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैनेजर, डिजाइनर, सीनियर डेवलपर, जूनियर डेवलपर, इंटर्न और स्टाफ। ठीक है, डेटा अभी कुछ भी हो, डेटा को नजरअंदाज करते हैं अभी हम, और हम इस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है ना, भले आपका किसी भी ऑर्डर में, क्योंकि हमारा ये कॉलम अब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, लेकिन ये कॉलम अभी भी असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो अब अगर मैं काम कर रहा हूँ वी लुकअप पे, तो वी लुकअप का हमें रूल पता है कि टेबल जो है वो सबसे लेफ्ट कॉलम में आपका डेटा देखेगा एक्सेल, और फिर उसको जो जो भी वैल्यू इसकी बन रही होगी, जिस रो का, जिस कॉलम का डेटा आपने स्पेसिफाई किया होगा, तो वो जो रो उसने सिलेक्ट करी है उस कॉलम से डेटा जो है वो उठा के दे देगा। ठीक है, बट हम मिसाल के तौर पे सर्च करवाना चाह रहे हैं डेजिग्नेशन के हिसाब से, जैसे यहाँ पे आ गई पोस्ट, और यहाँ पे अभी फिलहाल मैं एक ही वो ले लेता हूँ मेडिकल का। ठीक है, पोस्ट अभी रख लेते हैं इंटर्न। ठीक है, अब मैं देखना चाह रहा हूं कि भाई ये मेरा टेबल है, इसमें सेकंड कॉलम में जो डेजिग्नेशन आ रही है इंटर्न की, वो किस नंबर पे आ रही है। सही है, वो फर्स्ट नंबर पे आ रही है, सेकंड पे आ रही है, थर्ड पे आ रही है, फोर्थ पे आ रही है, क्योंकि सीरियल हमारा वही बनेगा। सीरियल तो हमने प्रॉपर एक असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट किया हुआ है ना। जैसे मैनेजर है फर्स्ट पोजीशन पे, डिजाइनर सेकंड, सीनियर डेवलपर थर्ड, जूनियर डेवलपर फोर्थ, इंटर्न फिफ्थ और स्टाफ सिक्स्थ। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इंटर्न जो है वो किस पोजीशन पे आ रहा है। जिस पोजीशन पे आ रहा है वो पोजीशन मुझे मार्क आउट करनी है उस लिस्ट में से। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फंक्शन मैच का। सही है, ये क्या करता है, रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे दैट मैचेस अ स्पेसिफिक वैल्यू इन एन स्पेसिफाइड ऑर्डर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, अब ये मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरी इंटर्न है, इंटर्न मैंने करनी है,
कॉमा लगाया। सेकंड ये पूछ रहा है लुकअप एरे, ये वैल्यू कहाँ सर्च करूं, तो ये वैल्यू मुझे इस कॉलम में सर्च करवानी है। अच्छा यहाँ पे देखो सिलेक्शन का तरीका मैंने क्या किया है, मैंने जो हेडिंग थी वो सिलेक्ट नहीं करी, मैंने सिर्फ डेटा सिलेक्ट किया। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे पास एग्जैक्ट मैच आएगा। अदरवाइज अगर मैंने एक वैल्यू ज्यादा सिलेक्ट करी हुई होती, मैंने ये रो भी सिलेक्ट करी हुई होती, तो मेरे पास एक रो उसकी एक्स्ट्रा आती। जैसे ये अभी इंटर्न 5 पे आ रहा है ना, फिर वो 6 पे आता, तो इसलिए मैंने जो है वो सिर्फ डेटा सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन और एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के लिए मैंने जीरो लिखना था, तो मैंने जीरो लिख दिया यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर प्रेस किया, तो इसने मुझे इसका नंबर दे दिया कि ये जो लिस्ट आपने सेलेक्ट करी थी लुकअप एरे, तो ये लुकअप वैल्यू लुकअप एरे में 5वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, इस नंबर का ये जो रिटर्न हुआ है, इसका इस लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं तब भी ये 5 एज इट इज मेरे पास रहेगा। ठीक है, बट मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा, और हम जो है वो अब आगे काम करते हैं। अब हमें पता चल गया मैच के फंक्शन से हम किसी भी रो का नंबर ले सकते हैं। तो अगर मैं इस तरह से करूं कि इज इक्वल्स टू बी लुकअप, सही है, और लुकअप वैल्यू की जगह पे मैं एक काम ये करूं कि मैं लगा दूं मैच का फंक्शन। ठीक है, मैच के फंक्शन मैंने जैसे पहले लगाया था, इंटर्न लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करी, कॉमा लगाया, लुकअप एरे जो डेजिग्नेशन, ये वैल्यू हमको जहां पे मिल सकती है वो पूरी रो सिलेक्ट कर, वो पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया हेडिंग्स को छोड़कर, और कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, ये मेरी हो गई लुकअप वैल्यू। ये मैच यहां से यहां तक, ये मेरी लुकअप वैल्यू बन गई। ठीक है, कॉमा लगाया, अब लुकअप वैल्यू मेरे पास क्या रिटर्न हो रही है, मेरे पास इंटर्न लुकअप वैल्यू नहीं आ रहा, मेरे पास लुकअप वैल्यू आ रहा है 5। ठीक है, और जो मेरा व्यू लुकअप का जो क्राइटेरिया है कि जो भी लुकअप वैल्यू होगी वो लेफ्ट कॉलम में आनी चाहिए, तो हमारे पास लेफ्ट कॉलम में जो है वो 5 हमें इजीली मिल जाएगा, और असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट हुआ हुआ है। तो लुकअप वैल्यू मेरे पास आ गई, टेबल पूछ रहा है, अब यहाँ पे मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया हेडिंग्स के साथ, कॉमा लगाया, कॉलम नंबर पूछ रहा है। अब फर्स्ट कॉलम में मेरे पास जो है वो सीरियल नंबर है, सेकंड में डेजिग्नेशन है, और मुझे चाहिए मेडिकल का, तो मेडिकल जो है वो जा रहा है फोर्थ कॉलम पे, तो मैंने यहाँ पे कॉमा के बाद लिख दिया 4, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर प्रेस कर दिया, तो इसने इंटर्न का मेडिकल का रेट उठा के मुझे दे दिया जो है 30। ठीक है, और इसको अगर मैं स्टाफ कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। स्टाफ का 0 रेट है, मेडिकल का 0 दे दिया, मैंने कहा नहीं 2% दे दिया स्टाफ को, तो 2 आ गया। सही है, इस तरह से हम मैच के फंक्शन को भी यूटिलाइज करके किसी भी सीक्वेंस से अपना काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। बाकी इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये और इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज, छोटी सी चीज क्या, एक छोटा सा टास्क। टास्क क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक शीट मौजूद है, ये शीट मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ये शीट है, इसमें मेरे पास कुछ जगहों का डेटा है, कुछ जगहों के डिस्टेंस है। सही है, जैसे कितने हैं ये, तकरीबन 25 है। क्लिफ्टन से क्लिफ्टन, पता नहीं नजर आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे क्लिफ्टन से क्लिफ्टन तक ये बन रहा है 0 किलोमीटर्स। ठीक है, बट क्लिफ्टन से गुलशन तक ये 15.015 ये किलोमीटर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक का डेटा है। जो मेरे पास हेडिंग्स हैं वो ही मेरे पास जो है वो
कॉलम वाइज भी हेडिंग है, वही मेरे पास रो वाइज भी हेडिंग है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है। जैसे मैंने क्लिफ्टन का डिस्टेंस देख रहा हूँ, मैं क्लिफ्टन पे कहाँ देख रहा हूँ, मैं क्लिफ्टन से मिसाल के तौर पे डीएचए का, तो क्लिफ्टन से डीएचए का डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसी क्लिफ्टन से लियाकताबाद का है 12 किलोमीटर का डिस्टेंस, क्लिफ्टन से मलीर का है 17 किलोमीटर का डिस्टेंस। सेम इसी तरह से जैसे मैं डीएचए का देख रहा हूँ, तो डीएचए से क्लिफ्टन का है 2 किलोमीटर। आप ये और ये दोनों वैल्यूज चेक कर सकते हो कि दोनों पे जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से डीएचए से गुलशन का जो है वो रेट जो डिस्टेंस है वो है 13.74। ठीक है, तो डीएचए और गुलशन 13.74। तो इस तरह से जो कॉलम है मेरे वही हेडिंग्स हैं, और जहां पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे उनका डिस्टेंस मेंशन किया हुआ मैंने। ठीक है, तो बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि आपने बनानी है एक अलग से शीट, सही है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है। इस पे मैंने वो लगाया हुआ है लिस्ट वाला, जो डेटा वैलिडेशन होती है वो लगाई हुई है। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेस सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने दूसरा प्लेस सिलेक्ट किया। ये बेसिकली जैसे है फ्रॉम कहाँ से और टू कहाँ तक। ठीक है, तो मैंने जैसे डीएचए, फ्रॉम डीएचए टू गुलशन एक बार। अब यहाँ पे मुझे डिस्टेंस चाहिए डिस्टेंस इन किलोमीटर चाहिए कि कितने किलोमीटर बन रहे हैं डीएचए से गुलशन इकबाल तक। अब ये अगर मैं कहूँ कि ये चार्ट देख के बताओ तो आप इजीली बता सकते हो कि 13.74 किलोमीटर। बिल्कुल अप्रोक्स ना भी बताओ आप इसको, जैसे अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, या सिर्फ किलोमीटर ही दिखाओ तो भी चलेगा। ठीक है, बट एक सिंगल या डबल पॉइंट ले लो तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा अच्छा लगता है कि ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन आप बता रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया डीएचए से गुलशन इकबाल 13.74 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाए 13.74 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं वैल्यू चेंज करूं मिसाल के तौर पे डीएचए से डीएचए, तो ऑब्वियस सी बात है डीएचए से डीएचए 0 किलोमीटर होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए 0 किलोमीटर। तो ये छोटा सा टास्क है, ये परफॉर्म करो और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं जो है वो इसका भी सल्यूशन बताऊंगा कि ये किस तरह से होता है। अभी एक छोटी सी चीज़ हम लोग एक और देख रहे हैं, लोगों ने जो है वो बहुत ही उसको हाई फाई बनाया हुआ है कि वो पता नहीं कितना मुश्किल सब्जेक्ट है, और वो है पिवट टेबल। ठीक है, तो पिवट टेबल देख लेते हैं ज़रा जल्दी से, और मेरे पास कुछ डेटा मौजूद है, मैं डेटा पहले चेक कर लूँ। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास कुछ डेटा मौजूद है, मैं ये भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसमें से देखना चाह रहा हूँ इस लिस्ट के हवाले से कि मिसाल के तौर पे जैसे मेरे पास कुछ जो है वो फर्स्ट नेम है, कुछ लास्ट नेम है, कस्टमर आईडीज़ हैं, ऑर्डर आईडीज़ हैं, क्वांटिटीज़ हैं, प्रोडक्ट नेम है। मैं मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट के हवाले से देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा ज़्यादा सेल आउट हुआ, या उसको जो है वो कौन से उसमें ज़्यादा मुझे जो है वो अर्निंग हुई, या किस एम्प्लॉय ने जो है वो ज़्यादा काम किया। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए मेरे पास एक तो पूरी लिस्ट होती है। अब या तो मैं इस लिस्ट में से सेक्शंस बना लूँ, उसको अलग अलग पेस्ट करके पूरी बुक अपनी भर लूँ। एक तरीका तो ये होता है कि जैसे जो जो डेटा चाहिए वो वहाँ से कॉपी किया और लाके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। एक और सिंपल तरीका होता है, वो सिंपल तरीका क्या होता है, वो होता है कि हम इस पूरी शीट का बना लें पिवट टेबल।
पिवट टेबल बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपने अपनी शीट सेलेक्ट करी, शीट सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट टैब पे गए और यहाँ से जाके आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है पिवट टेबल का। पिवट टेबल पे क्लिक कर दिया, ये आपको एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखाएगा। रेंज आपकी बता रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की रेंज है। रेंज एक दफ़ा चेक कर लो, हाँ सही है, रेंज सही है। कहीं सिंगल सेल तो नहीं सिलेक्ट किया हुआ, उसने सिंगल सेल सिलेक्ट नहीं किया हुआ और रेंज लॉक भी करी हुई है। न्यू शीट पे करना है या किसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करना है? मैंने कहा मुझे न्यू पे करना है क्योंकि एग्जिस्टिंग तो मेरे पास एक ही है और इस पे मुझे करना नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ एक अलग से शीट बन जाए। ये मेरा रॉ डेटा है और वहाँ पे जो है वो मैं अपने हिसाब से जो भी मुझे वर्किंग करनी है वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ओके पे क्लिक किया। जैसे ही ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास देखो दो शीट्स आ गई। पहले एक आ रही थी ऑर्डर डेटा, इसके अलावा यहाँ पे एक और आ गई शीट 2। शीट 2 का लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे पास, सही है। और इस साइड पे कुछ टूल्स भी आ गए। ठीक है, अब टूल्स को देखने के लिए मुझे अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो एक मिनट दीजिए मुझे ज़रा, मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाऊँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास वो सारी हेडिंग्स जो हमारे पास इस शीट में मौजूद है। इस शीट में मौजूद है वो सारी हेडिंग्स हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 4 ग्रुप्स बने हुए। एक ग्रुप बना हुआ है फिल्टर का, सही है, ये वाला। एक ग्रुप बना हुआ है हमारे पास रोज का, ये वाला। एक ग्रुप बना हुआ है हमारे पास वैल्यूज, एक ग्रुप बना हुआ है हमारे पास कॉलम। अब मिसाल के तौर पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ सप्लायर्स के हिसाब से कि किस सप्लायर ने कितने जो है वो ऑर्डर किए, ऑर्डर नंबर मुझे चाहिए उसके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे सप्लायर लिया और इसको मैंने डिवाइड कर दिया रोज में। ड्रैग करके लिया है मैं रोज में, तो मुझे पता चल गया भाई मेरे पास कितने सप्लायर्स हैं। ठीक है, फिर मैं देखना चाह रहा हूँ क्वांटिटी, सही है, या प्रोडक्ट, कौन से सप्लायर ने कितना ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो मुझे दिया है। तो प्रोडक्ट को मैंने कॉलम में ऐड कर दिया। अब जो सप्लायर्स हैं उनके साथ साथ सारे प्रोडक्ट्स भी मेरे पास आ गए। थोड़ा सा जूम इन कर लूँ मैं तो इजीली नज़र आ जाएगा। ये सारे सप्लायर्स के नाम आ गए और ये सारे प्रोडक्ट्स के नाम आ गए। ठीक है, अब मैं क्वांटिटी देखना चाह रहा हूँ कि किस सप्लायर ने कौन सा प्रोडक्ट किस क्वांटिटी में दिया। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक क्वांटिटी का भी हेडिंग है। ये क्वांटिटी की हेडिंग उठा के मैंने रख दी वैल्यूज वाले ग्रुप में। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि जैसे एक्टिव आउटडोर क्रोशे ग्लव्स हैं, ये मुझे एक्टिव आउटडोर्स ने दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही लाइक्रा ग्लव्स जो हैं वो भी एक्टिव आउटडोर ने दिए हैं। डिसेंट ये जो चीज़ है ये मुझे क्रेज ने दी है। इस तरह से सप्लायर वाइज जो है वो सारी चीज़ें आ जाती। एक छोटा सा ओवरव्यू था इसका, इसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। बस थोड़ी सी चेक कर लेना है इसको प्रैक्टिस करके। शीट में शेयर कर दूंगा क्लासरूम पे, शीट भी आपको मिल जाएगी दोनों। और बाकी फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलो किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।